के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। हेलो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। होम गार्ड का जो है आज से आवेदन शुरू हो चुका है। कौन कौन मिस्टेक आपको गलती नहीं करना है फॉर्म भरने में। अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर दिए तो बाद में आपको एडिट का भी मौका नहीं मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर ये नहीं कि साइबर कैफ वाला गलती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है। क्या क्या चीज़ को बरतना है, क्योंकि नया नया चीज़ फिर बदलाव किया गया है। जब विज्ञापन जारी किया गया था उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है। तो ये सब बदलाव आपको जानना होगा तभी फॉर्म भरिएगा। तो पहला बदलाव तो ये है, आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोला गया है कि अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिला से आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप पटना जिला के निवासी हैं तो आप पटना से ही आवेदन कर सकते हैं, ना कि आप जो है हाजीपुर से कर सकते हैं, ना ही आप दरभंगा से कर सकते हैं। मतलब जौन सा जिला से आप हैं उसी जिला से आवेदन कर सकते हैं। और क्या बोला गया है, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला में आवेदन भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका आवेदन रद्द हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। तो मतलब ज़्यादा चालाकी नहीं करना है कि दो जगह से आवेदन कर देना है, ठीक है। वहाँ पे दो जगह से नहीं करना है, आपको एक ही जगह से करना होगा। वो भी अपना जौन गृह जिला है उसी से भरना होगा। मतलब जिस जिला का आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जिस जिला से आपका आधार कार्ड बना हुआ है, उसी जिला से आपको फॉर्म भरना है। समझ लीजिए पूरी तरह से। अब जो है दूसरा चीज ध्यान देना है, क्या जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म भरने के पहले आपको जानना जरूरी है। डिस्प्ले पर देख लीजिए। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या गया बोला गया वो समझिए। तो बोला गया है कि अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट तथा आपका 10+2 के समकक्ष जो है आपका मार्कशीट, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र का जो है संलग्न साथ होना चाहिए। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग का जो दावा करते हैं उनको क्रीमी लेयर जो है प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और आरक्षित कोटि का जो है विवाहित महिला के संदर्भ में पिता के जाति के अनुसार ही जो है समर्पित जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो यहाँ पे समझना है कि आपको निवासी लगाना है, आपको इंटर का सर्टिफिकेट देना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है, ईडब्ल्यूएस देना है। जो अगर आपका दावा करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि अगर आप किसी वजह से अभी सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं और बाद में जो है फॉर्म भरने के बाद जो है आप सर्टिफिकेट लगाइएगा तो उसका वैलिड नहीं होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब जो भी आप सर्टिफिकेट लगाए, जो आपका फॉर्म भरने के टाइम में आज से आवेदन हो रहा है, आज से जो भी आपने फॉर्म भरने के लिए जो सर्टिफिकेट लगाए हैं वही वैलिड होगा। आपका दूसरा जो है वैलिड नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसी के आधार पे आपका चयन होगा। बाद में जो है अगर आप कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया, जाति निवास नहीं बना हुआ है, तो अगर ऐसा परिस्थिति में ओबीसी नहीं बना हुआ है, तो ऐसा परिस्थिति में जो सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में अगर आप दावा कीजिएगा तो हम तो ओबीसी हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं बनाए, हम ईडब्ल्यूएस में हैं, हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनाए, तो उसका कोई वैलिड नहीं होगा। तो मतलब जो आप फॉर्म भरने के समय में दे रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाद में इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। चलिए तीसरा चीज समझते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज वो हम बताते हैं। बोला गया है कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। मतलब जौन जिला से आप हैं उसी जिला से आयोजित किया जाएगा। कुल जो है 15 अंकों का होगा, ठीक है। 15 अंकों का आपका होगा। शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा जो है क्रमबद्ध होगा। मतलब अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगा। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपका जो है पूरा सत्यापन किया जाएगा कि जो आप आवेदन दिए हैं आप वही लड़का हैं या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या किया जाएगा, तो दौड़ होगा। निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे और उन्हें आगे प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं लेंगे। अगर आप दौड़ आपका हुआ, अगर दौड़ में आप किसी तरह से छट गए तो फिर आपको आगे वाला जितना भी चयन प्रक्रिया है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कहने का था मतलब हुआ कि जो आपका एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट बारीकी से चेक करना होगा। आपका चेक किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा कि जो आप दिए हैं, जो आप फॉर्म भरे हैं, आप वही लड़का है या नहीं है, ये सब सारा चीज चेक किया जाएगा। और जो छट गए दौड़ में, असफल हो गए, फिर उनका जो है वहीं से क्लियर हो जाएगा पत्ता। फिर उनका जो है कोई आगे का परीक्षा में, आगे का चयन प्रक्रिया में उनका उस भर्ती में आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और बोला गया कि दौड़ में सफल अभ्यर्थी के ऊंचाई और सीने की माप होगी। जो भी दौड़ पास कर लेंगे उनका ऊंचाई और सीना का नाप होगा। जिन अभ्यर्थी के ऊंचाई और सीने का माप निर्धारित मापदंड से कम होगा उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका हाइट दिया गया है, सीना का जो माप दिया गया है, अगर आप उतना नहीं है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा।
और आगे जो प्रतिस्पर्धाओं के ऊंची कूद, लंबी दौड़ और गोला फेंक से भाग नहीं ले सकेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा चीज ध्यान देना है, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होंगे। माने ऊंची कूद में, लंबी लॉन्ग जंप में आपका समझ सकते हैं, हाई जंप में, गोला फेंक में, सभी में जो है आपको 5-5 अंक होंगे, यहाँ समझिएगा। अब जो है प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। 3 ही बार आपको मौका दिया जाएगा। 3 में जो आपका सबसे ज्यादा रहेगा वही जो है आपको वैलिड माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में निर्धारित तिथि या समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको दूसरा तिथि का मौका नहीं दिया जाएगा। और किसी वजह से आप उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये सब आपको पता होगा दौड़ के बारे में, ये सब पुरुष के, महिलाओं को, ये सब सारा चीज आपको जानकारी होगा। ये सब कोई बताने का चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा जो महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे देखिए क्या चीज बोला गया है। यहाँ बहुत सारा फर्जी भी होता है, इसलिए हम आपको सारा चीज बता देते हैं। बोला गया है शारीरिक योग्यता दास्ता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। आपका जो है चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और आंख, कलर, ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फुट, नॉकिंग नी, हॉक लाइट सहित सब शारीरिक मापदंडों की जांच किया जाएगा। मतलब जितना चीज है आपको सारा जो है जांच किया जाएगा कि आप मेडिकल फिट है या नहीं है। फिर मेडिकल बोर्ड के द्वारा योग्य माने जाने पर अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण में मेडिकल फिट घोषित किया जाएगा, ठीक है। जब आप इस क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी मेडिकल द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षण में यदि कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी अपना अपील अभ्यावेदन जिला पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के 24 घंटे या एक कार्य दिवस के अंदर दायर कर सकता है। मतलब होगा कि जैसे कि आप गए अपना जिला में मेडिकल चेक करवाने के लिए, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये जो है मेडिकल चेक सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, चाहे वो आपका कलर ब्राइटनेस का हो, आँख का हो, कान का हो, श्रवण शक्ति का हो, आपका फ्लैट फुट का हो, नॉकिंग नी का हो, अगर कोई भी हॉक लाइट का हो, कोई भी अगर इस तरह से होता है तो आप 24 घंटा के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, तो 24 घंटा के अंदर जो है जिला पदाधिकारी के पास, ठीक है, जो है आप अपील कर सकते हैं 24 घंटा के अंदर। मतलब एक कार्य दिवस का मतलब क्या हुआ, अगर आज 11 बजे 12 बजे अगर आपके साथ हुआ है, आज बाय द वे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, अगर 11 बजे आपके साथ सोमवार को अगर आप 11 बजे आपका मेडिकल फिट हुआ और मेडिकल फिट में जो है आपको अनदेखा किया गया है, तो आप मंगलवार के 11 बजे तक माने कार्य दिवस तक जो है या आप अपील नहीं कर सकते हैं। सोमवार का ही जो है आप पूरा दिन अपील कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जो आपका एक दिन का जो कार्य दिवस है उसी में जो है 24 घंटे तक जो है आप अपील कर सकते हैं। दूसरा दिन 24 घंटा को जोड़ के नहीं अपील कर सकते। मेरा कहने का मतलब यही हुआ। और बोला गया है कि जिनका निष्पादन जिला पदाधिकारी के द्वारा गठित जो है के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सीएमओ द्वारा अध्यक्षता में गठित जो है मेडिकल बोर्ड के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर किया जाएगा, निष्पादित कर दिया जाएगा। विलंब में दायर अपील मान्य होगी, बाद में दिया गया जो है अपील मान्य नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। और जो है मेरिट लिस्ट को लेकर के हम बता दें कि प्रत्येक जिला का जो है गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दास्ता परीक्षा में 3 प्रतिस्पर्धाओं में ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला जंप में गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा समेकित कुल अंकों का आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो है आपका मेरिट बनेगा वो आपको लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, गोला फेंक में बनेगा। जिन अभ्यर्थी की कोटि का उल्लेख रहेगा और जिन जिले में रिक्त पद का विरोध मतलब 1.5 गुना अभ्यर्थी को मेधा सूची के लिए प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। मतलब जितना सीट रहेगा उसका 1.5 गुना को आपको क्या किया जाएगा, तो आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। फिर जो है क्या है, तो शारीरिक दास्ता में या 2 से अधिक अभ्यर्थी का समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले को यहाँ पे जो है छूट दिया जाएगा। मतलब आपका भी अगर बाय द वे 15 नंबर का है, अगर बाय द वे आपका भी 8 नंबर आया है, किसी और नंबर का लड़का का भी 8 नंबर आया है और दोनों में हमको किसी एक लड़का का चुनना है, तो जो अधिक उम्र होगा मतलब जिसका उम्र सीमा जो है या जिसका उम्र जो है आपको अधिक होगा, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसी को यहाँ पे चयन किया जाएगा, ये बोला गया है। आप इसको हिंदी भाषा में यही समझ सकते हैं। दूसरा बोला गया है कि समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि के दशा पर उच्चतर शैक्षणिक अर्हता के अभ्यर्थी को मेधा सूची में रखा जाएगा। मतलब ऐसा भी हुआ कि जितना नंबर आपका है उतना नंबर आपका सामने वाला स्टूडेंट का भी है, जितना डेट ऑफ बर्थ आपका है उतना डेट ऑफ बर्थ उसका भी है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा उसका जो है वहाँ पे वैलिड माना जाएगा,
ठीक है। क्वालिफिकेशन ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, मतलब सर्टिफिकेट में ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं बोलने से नहीं क्वालिफिकेशन होगा। जो आपका जो है, अगर कोई लड़का इंटर किए हुए है, कोई लड़का इंटर तक ही पढ़ाई छोड़ दिया, अगर आप स्नातक किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल जाएगा, ये बोला गया है। और बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता समान होने के दशा पर जो है अधिकतम जो है न्यूनतम अंक, मतलब इंटरमीडिएट समकक्ष जो है अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है। और देवनागरी रूप में अगर बाय द वे यहाँ पे भी अगर आपका जो है शैक्षणिक अंक में भी जो है समान अगर हो गए, आप भी पीजी किए हुए हैं, किसी और लड़का भी पीजी किए हुए हैं, तो ऐसा परिस्थिति में फिर क्या किया जाएगा भाई, तो देवनागरी लिपि में अनुसार उसका जो है उस तरह रखा जाएगा। जिसका नाम पहले आएगा ABCD में, जिसका नाम पहले आएगा उसको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में फायदा मिलेगा। इसको ध्यान दे दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, हम आपको बता दिए, सब ध्यान देने का बात है। और ऑनलाइन का तो है आपको शुरू कर दिया गया है। विशेष चीज़ जिसमें हमें और नहीं लगता है कोई बताने का है, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं डेट को लेकर के। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दिए। फॉर्म भरने का पहले ये सब चीज़, कितना पैसा लगेगा, 200 लगेगा फॉर्म भरने में, गैर आरक्षित और EWS, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, इसमें कुछ बताने का नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा। 27 मार्च से 16 अप्रैल तक ही फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लीजिएगा। सर्वर इशू भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इसमें टूट के फॉर्म गिरेगा, मतलब लाखों में फॉर्म गिरेगा। इसलिए ऐसे में जो है जो भी अभ्यर्थी हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों का जो है यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको जल्द से जल्द जो है आप फॉर्म भर लीजिए। बाकी इसमें कुछ और उम्र सीमा को लेकर के आपको पता ही होगा कि आपको मिनिमम जो है 19 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और उम्र सीमा आपका कब से काउंट होगा, मतलब उम्र सीमा आपका कब से नापा जाएगा, तो 1 जनवरी 2025 से आपको मिनिमम 19 साल होना चाहिए, और 1 जनवरी 2025 से मैक्सिमम आपको 40 साल होना चाहिए। और आपको योग्यता तो आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं, अगर 1/1/2025 तक, तो मतलब 1 जनवरी 2025 तक अगर आप इंटर पास किए होंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अभ्यर्थी के शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक रूप से जो है आपको होना चाहिए, ये सब तो जानते होंगे। तो विशेष इसमें कुछ नहीं है बताने का। जो डेट फाइनल दिया गया है, ठीक है, उस डेट को जो है उसी समय पर जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़, हम आपको बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।